हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शिक्षा चैम्बर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि है प्रॉमिस और उसके टाइप्स। पिछली दो वीडियोस के अंदर हमने प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो सबसे पहले जाकर उन्हीं वीडियोस को चेक कीजिए, क्योंकि प्रॉमिस को समझने के लिए प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्रॉमिस। अब अगर हम डेफिनेशन देखें प्रॉमिस की, तो वो हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 2 के क्लोज बी के अंदर बता रखी है। तो क्लोज 2 बी के अंदर हमें एक्सेप्टेंस बी डिफाइन की गई है, तो उसी के आगे एक लाइन लिखी हुई है, अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो इसलिए हमने कहा था कि प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को समझना बहुत जरूरी है, प्रॉमिस उसके बाद ही समझ आएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को इन डिटेल डिस्कस नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियोस बना रखी हैं। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ सिंपल मीनिंग देखेंगे कि प्रपोजल क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है। ठीक है। तो हमने कहा कि जब प्रपोजल को मिल जाती है, एक्सेप्टेंस मिल जाती है, तो वो प्रॉमिस बन जाता है। जैसे ए बी को बोलता है कि मैं तुझे अपनी बाइक बेचना चाहता हूँ। अब ये प्रपोजल था, जो ए बी को बाइक बेचना चाह रहा है। अब बी अगर कह देता है हाँ ठीक है, मैं तुझे इसके बदले में 20,000 दे दूंगा, ठीक है, अब उसने एक्सेप्ट कर लिया इस चीज को। तो अब ये दोनों प्रपोजल और एक्सेप्टेंस मिलके क्या बना रही हैं, प्रॉमिस बना रही हैं। अब ये प्रॉमिस हो गया उन दोनों के बीच, ए और बी के बीच। अब देख लेते हैं प्रॉमिस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, एलिमेंट्स ऑफ अ प्रॉमिस देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए प्रपोजल, जिसको हम ऑफर भी बोलते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ प्रॉमिस बिगिंस विद एन ऑफर और प्रपोजल। देखो, एक प्रॉमिस को फॉर्म करने का जो प्रोसेस है वो शुरू कहाँ से होता है, ऑफर से, प्रपोजल से शुरू होता है। ठीक है। तो ये तो होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है एक प्रॉमिस बनने के लिए। एंड ऑफर इज अ डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि ऑफर क्या होता है, एक डिक्लेरेशन ऑफ विलिंगनेस होती है एक पार्टी की दूसरी पार्टी की कंसेंट को ऑब्टेन करने के लिए, जिसके अंदर एक पार्टी क्या करती है, कुछ करने का या फिर कुछ ना करने का प्रॉमिस कर रही होती है। ठीक है। तो दूसरा हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट आता है एक्सेप्टेंस का। एक्सेप्टेंस कैसे होगा, द प्रपोजल बिकम्स अ प्रॉमिस व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made accepts। देखो क्या होता है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है कि जब प्रपोजल जिस व्यक्ति को दिया गया है, उस वो व्यक्ति उस प्रपोजल को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो गई, एक्सेप्टेंस हो गई। ठीक है। इट सॉरी एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। हमने एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर देख लिया कि था पिछली वीडियो के अंदर कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, एब्सोल्यूट होनी चाहिए, अनक्वालिफाइड होनी चाहिए, एंड इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द प्रपोजर। और ये क्या है, प्रपोजर को कम्युनिकेट होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या थी, ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस थी। ठीक है। तीसरा हमारे पास एसेंशियल आता है, वो है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन अभी हमने डिस्कस नहीं किया है, तो इसके लिए हम 2-3 दिनों के अंदर इसको भी हम अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, तो आज इसलिए हमने प्रॉमिस शुरू किया है। कंसिडरेशन अभी हम कुछ दिनों के बाद करेंगे। ठीक है। कंसिडरेशन क्या होता है, बेसिकली एक हम बोल देते हैं समथिंग ऑफ वैल्यू, यानी कि किसी चीज की कुछ वैल्यू या कुछ एक्सचेंज कर रहे हो, जो पार्टीज एक्सचेंज कर रही है उसको कंसिडरेशन बोल देते हैं। ठीक है। वो मनी भी हो सकती है या कोई और चीज भी हो सकती है। फॉर अ प्रॉमिस टू बी इन्फोर्सेबल एज अ कॉन्ट्रैक्ट, किसी प्रॉमिस को इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए कंसिडरेशन होना बहुत जरूरी है। बिना कंसिडरेशन के हम पढ़ेंगे आगे जाके कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड नहीं होता है। कंसिडरेशन इज समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज बिटवीन द पार्टीज। कंसिडरेशन क्या होती है, कोई ऐसी वैल्यू होती है जो पार्टीज के अंदर क्या होती है, एक्सचेंज की जाती है। इट कैन बी अ बेनिफिट टू द प्रोमिसर और डेट्रीमेंट टू द प्रोमिसी। हो सकता है ये प्रोमिसर के लिए बेनिफिट हो, और दूसरे के लिए डैमेज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो ये था हमारे 3 एसेंशियल, और एक हमारे पास फोर्थ एसेंशियल आता है, वो है, तो जो हमारा फोर्थ एसेंशियल है वो है इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। ये जरूरी है कि दोनों पार्टीज का इंटेंशन हो कि वो लीगल रिलेशनशिप में एंटर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मजाक में किया कोई उन्होंने प्रॉमिस तो वो वैलिड होगा, बिल्कुल भी नहीं। उनका इंटेंशन होना चाहिए कि वो क्या हो, एक लीगल रिलेशनशिप के अंदर एंटर कर रहे हो। ठीक है। और अगर इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं है, तो वो फिर चाहे उसके अंदर एक्सेप्टेंस हो, कंसिडरेशन हो, प्रपोजल हो, ये सब
अगर एलिमेंट प्रेजेंट भी है ना तो उसको फिर वैलिड कॉन्टेक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था जो कि है वाल्फेयर वर्सेस वाल्फेयर का केस। इस केस में क्या हुआ था, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने का प्रॉमिस किया, ठीक है, जब वो इंग्लैंड से बाहर जा रहा था, तो बाद में जब वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, वाइफ ने उसको स्यू कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ये एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था जिसमें लीगल इंटेंशन नहीं था, इसलिए ये इन्फोर्सेबल प्रॉमिस नहीं था। तो यहाँ उसके फैक्ट्स, लीगल इशू क्या था और जजमेंट क्या थी लिखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो इसको अच्छे से रीड कर सकते हैं। बाकी मैंने इस केस को समराइज कर दिया है कि हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, वो कहीं और रहते थे, तो इंग्लैंड में आए थे वो वेकेशंस के लिए। तो वाइफ बीमार पड़ जाती है तो वो इंग्लैंड के अंदर ही रह जाती है, फिर हस्बैंड वहां चला जाता है जहाँ से वो आए थे वापस। तो वो उसको हर मंथ क्या कर रहा था, मेंटेनेंस दे रहा था, ठीक है। तो उसके बाद कुछ हुआ उनके अंदर कि उन्होंने मिस्टर वाल्फर जो थे उन्होंने पेमेंट नहीं की उनको, और फिर जो मिसेस वाल्फेयर थी उन्होंने उनको स्यू कर दिया। और लीगल इशू यहाँ क्या है, वेदर द प्रॉमिस वाज लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि क्या ये लीगली बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट था। तो जजमेंट कोर्ट ने कही नहीं, इनके अंदर क्या है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस नहीं था, ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट थी, तो इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं पार्टीज टू द प्रॉमिस के ऊपर, यानी कि प्रॉमिस के अंदर कौन कौन सी पार्टीज होती। देखो, जब कोई एक प्रॉमिस बनता है ना तो उसके अंदर दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक होता है प्रोमिसर एंड दूसरा होता है प्रोमिसी। तो देखते हैं प्रोमिसर क्या होता है और प्रोमिसी क्या होता है, ठीक है। The promiser is the party in a contract who makes a promise to perform or refrain from performing a certain act. The promiser undertakes an obligation to fulfill the promise made to the promisee. यानी कि जो इंसान प्रॉमिस करता है उसे हम प्रोमिसर कहते हैं, ठीक है। और उसके उल्टा क्या हो जाएगा, प्रोमिसी हो जाएगा। जिससे प्रॉमिस किया जाता है वो होता है प्रोमिसी। जहाँ यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उस एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब क्या है, ए ने बी को प्रॉमिस किया कि वो उसे कार बेच देगा, ठीक है। ए इज द प्रोमिसर बिकॉज ए प्रॉमिस टू डिलीवर द कार। अब यहाँ प्रोमिसर कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ए कहता है कि मैं बी को कार बेच दूंगा, ठीक है। और इसी एग्जाम्पल को अगर हम कंटिन्यू करते हुए प्रोमिसी को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B is the promisee because B is the person to whom a promise to deliver the car। यानी कि देखो, सिंपल सा फंडा ये है कि जो प्रॉमिस करता है उसको प्रोमिसर कहते हैं, जिसको प्रॉमिस किया जाता है उसको प्रोमिसी कहते हैं। इसके अंदर A ने B को कहा था कि मैं तुझे कार बेच दूंगा। अब यहाँ पे A जो हो जाएगा, क्योंकि A प्रॉमिस कर रहा है तो वो हो जाएगा प्रोमिसर, और बी को कर रहा है तो वो बी क्या हो जाएगा, प्रोमिसी हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी पार्टीज जो प्रॉमिस के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोमिसेस के ऊपर, यानी कि प्रॉमिस कितने टाइप के होते हैं। देखो, अगर हम सेक्शन 9 को पढ़े ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर हम सेक्शन 9 को देखें तो वो दो टाइप्स के बारे में बता रहा है, एक्सप्रेस प्रॉमिस और इम्प्लाइड प्रॉमिस के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ हमको एक तीसरा टाइप भी मिलता है जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 2F के अंदर डिफाइन किया गया है, जो कि है रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल जो प्रोमिसेस है वो एक लेंथी पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ दो ही टाइप्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है एक्सप्रेस प्रॉमिस और इम्प्लाइड प्रॉमिस। तो सबसे पहले बढ़ते हैं एक्सप्रेस प्रॉमिस के ऊपर। An express promise is one where the terms are clearly stated either orally or in written। देखो, इसके अंदर क्या होता है, एक्सप्रेस प्रॉमिस हम कहते हैं जहां पे टर्म्स जो होती हैं वो क्लियरली स्टेटेड होती है, यानी कि क्लियरली बताई जा रही हो, डिसाइडेड हो, उसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेस प्रॉमिस। वो दोनों तरीके से हो सकता है, ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिटन के एग्जाम्पल्स को। देखो, एक कंपनी थी XYZ, वो एंटर करती है एक रिटन एग्रीमेंट विद द सप्लायर ABC ट्रेडर्स टू परचेज 500 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एट 1000 पर यूनिट विद डिलीवरी शेड्यूल फॉर द फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। अब देखो, इस एग्जाम्पल के अंदर क्या हुआ, ये कैसे हम इसको एक्सप्रेस प्रॉमिस बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ डिसाइडेड है, सब कुछ क्लियरली स्टेटेड है। देखो, कौन सी कंपनी है, XYZ नाम की कंपनी है, वो एग्रीमेंट के अंदर एंटर कर रही है, किसके साथ, जो सप्लायर है वो कौन है, ABC ट्रेडर्स है। कितने रॉ मटेरियल के लिए, 500 यूनिट्स रॉ मटेरियल के लिए, और पर यूनिट कितना प्राइस है उसका, 1000 प्राइस है।
डिलीवरी का शेड्यूल उन्होंने फिक्स कर रखा है कि 1st ऑफ एवरी मंथ होगी। तो यहाँ पे हर एक टर्म क्या है बिल्कुल क्लियरली बता रखी है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्सप्रेस प्रॉमिस। जहाँ पे हर एक टर्म को अच्छे से एक्सप्रेस किया हुआ है, अच्छे से लिखा गया है, बताया गया है, वो क्या हो जाएगी हमारी एक्सप्रेस प्रॉमिस हो जाएगी। अगर वो रिटर्न के अंदर है तो वो हम उसको रिटर्न बोल सकते हैं, रिटर्न एग्रीमेंट बोल सकते हैं, रिटर्न एक्सप्रेस प्रॉमिस बोल सकते हैं। अगर वो वर्बली है तो हम उसको वर्बल एक्सप्रेस प्रॉमिस बोल सकते हैं। वर्बल का एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, John agrees to sell his bike to his friend Mike for 15,000. They agree verbally that the transaction will occur next week. अब यहाँ क्या हुआ था, जॉन जो और माइक जो है वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। तो वो कहता है, जॉन कहता है कि मैं तो मुझे बाइक सेल ही करनी है, तो मैं अपने फ्रेंड को करूंगा जो कि है माइक। और माइक कहता है कि हाँ ठीक है, मैं 15,000 के ऊपर तेरे बाइक ले लूंगा। ठीक है, अब ये दोनों वर्बली इन्होंने क्या कर दिया, एक प्रॉमिस बना कर दिया। ठीक है, और उन्होंने फिक्स भी कर दिया कि इस ये ट्रांजैक्शन कब होगी, नेक्स्ट वीक होगी, यानी कि अगले हफ्ते माइक आएगा और जॉन की बाइक लेकर चला जाएगा और उसको 15,000 दे जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जॉन और माइक के अंदर प्रॉमिस हुआ था, तो इसके अंदर उन्होंने वर्बली स्पेसिफाइड कर रखा है प्राइस भी और उसकी ट्रांजैक्शन भी। ठीक है, इस कन्वर्सेशन के अंदर, तो इसको हम बोल देंगे वर्बल एक्सप्रेस प्रॉमिस। तो ये था हमारा एक्सप्रेस प्रॉमिस। अब हम देखते हैं हमारे इम्प्लाइड प्रॉमिस को। देखो, जो इम्प्लाइड प्रॉमिस है ना, वो अपोजिट है एक्सप्रेस प्रॉमिस का। इम्प्लाइड प्रॉमिस के अंदर क्या होता है कि वो जो प्रॉमिस है ना, वो सर्कमस्टांसेस और कंडक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। जो पार्टीज होती हैं उनकी परिस्थितियों और उनकी कंडक्ट के ऊपर जो बेस्ड होते हैं प्रॉमिस, उनको हम इम्प्लाइड प्रॉमिस कह देते हैं। कैसे, तो उनको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जो इम्प्लाइड प्रॉमिस है, जैसे हमने एक्सप्रेस को दो फर्दर हेडिंग्स में बांट रखा था, है ना, रिटर्न और वर्बल। इसी तरीके से इम्प्लाइड को भी दो सब हेडिंग्स के अंदर बांटा गया है। पहली है इम्प्लाइड बाय कंडक्ट और दूसरी है इम्प्लाइड बाय कस्टम। तो इनको अच्छे से पढ़ते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सबसे पहले है हमारा इम्प्लाइड बाय कंडक्ट। इसको अगर इसका एग्जांपल देखें तो ए जो है वो रेगुलरली विजिट करता है कॉफी शॉप को और सेम ड्रिंक ऑर्डर करता है हर सुबह। ठीक है, ऑल्दो इट नेवर एक्सप्लिसिटली स्टेटेड दैट ही विल पे ईच टाइम। और ए ने कभी भी ये नहीं क्लियरली बता रखा कि वो हर टाइम क्या करेगा, पेमेंट करेगा उस चीज की। लेकिन वो आता है, बिल्कुल वही कॉफी को ऑर्डर करता है और उसकी पेमेंट करता है। ठीक है, तो अब क्या हो जाता है, ये उसका क्या हो गया, प्रॉमिस हो गया, इम्प्लाइड इम्प्लाइड प्रॉमिस हो गया बाय कंडक्ट। क्यों? क्योंकि वो रोज आता है उस कॉफी शॉप के अंदर, रोज सेम ड्रिंक ऑर्डर करता है, पीता है, पैसे देता है और चला जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी उसने पहले से उनके साथ कोई प्रॉमिस नहीं कर रखा, कुछ उनको नहीं बता रखा कि वो रोज आएगा या यही ड्रिंक लेगा, बिल्कुल भी नहीं बता रखा। लेकिन उसकी कंडक्ट है, वो डेली आता है, वही चीजें करता है। तो ये कंडक्ट उसकी शो कर रही है कि वो प्रॉमिस कर रहा है कि तुम मुझे वो सेम ड्रिंक दो, मैं तुमको पेमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इम्प्लाइड प्रॉमिस का, जो कि कंडक्ट के थ्रू होता है, उसका एग्जाम्पल। अब हम बढ़ते हैं इम्प्लाइड बाय कस्टम के ऊपर। इसके अंदर क्या होता है, देखो सबने बस से ट्रेवल किया होगा, है ना, सबने बस देखी होगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सब लोग बस से ट्रेवल करते हैं। तो इसको हम उसी तरीके से देखते हैं। देखो, अ पैसेंजर बोर्ड्स अ सिटी बस एंड टेक्स अ सीट, देयर इज नो वर्बल और रिटन एग्रीमेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ फेयर। देखो, अब क्या हो जाता है, जब हम बस पे ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम क्या उनको पहले से बता के आए होते हैं कि हम उस जगह जाना चाहते हैं, तो हम इस बस पर चढ़ेंगे, आपको इतनी पेमेंट देंगे, आप हमको उस स्टॉप पे उतार देना। बिल्कुल नहीं ना, हम स्टॉप पर खड़े होते हैं, वेट करते हैं बस का। जैसे ही बस आती है हम कुछ नहीं बोलते, हम सीधा बस के अंदर बैठते हैं। ठीक है, और जब हमारे पास वो कंडक्टर टिकट के लिए आता है, हम उसको पे करते हैं और वो बदले में हमको टिकट देता है और हमें हमारे स्टॉप पे छोड़ देता है। तो ये कस्टम है। बाय बोर्डिंग द बस द पैसेंजर implies a promise to pay the fare and the bus operator implies a promise to transport the passenger to their destination based on the customary practice of public transportation। देखो, ये कस्टमरी प्रैक्टिस थी। ठीक है, उनकी ड्यूटी थी, वो उनको पैसेंजर्स को लेना होता है और छोड़ना होता है। ठीक है, बदले में पैसेंजर्स क्या करते हैं, उनको पेमेंट करते हैं, उनका किराया देते हैं।
ठीक है, तो ये हो गया इम्प्लाइड बाय कस्टम। ये दोनों एग्जाम्पल से होप करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से इम्प्लाइड प्रॉमिस का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, जो कि है कुछ भी नहीं। मतलब ये हमारा इतना ही था, खत्म हो चुका है इन प्रॉमिस का कंसेप्ट। तो हमारा एक टाइप रह गया जो कि है रेसिप्रोकल प्रॉमिस, जो हम कल की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि उसके अंदर आगे के जो सेक्शन है 51 से लेकर 58 तक के सेक्शंस भी हमको डिस्कस करने होते हैं। अगर हम आज की वीडियो के अंदर वो करते तो वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो इसीलिए हमने उसको एक अलग वीडियो के लिए रखा हुआ है। हम उसको एक अलग लेक्चर के रूप में अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। तो प्रॉमिस का कंसेप्ट हमारा यहीं तक का था। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर कोई आपका डाउट या कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बिल्कुल फ्रीली उसको लिख सकते हैं, हम बिल्कुल उसको कंसीडर करेंगे। और इतना ही है आज की वीडियो के अंदर। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल @शिक्षा चैम्बर। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ नेक्स्ट डे। बाय बाय गाइस, टेक केयर, हैव अ गुड डे।